आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक है ना। तो जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। बहुतायत का मीनिंग होता है बहुत सारी मात्रा में, मतलब बहुत आयात, इसमें वर्ड में बहुत आ रहा है ना, बहुत आयात। एवं विस्तृत, विस्तृत का मतलब तो आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर फैला हुआ होता है, तो उनको विस्तृत बोल देते हैं, विस्तार को विस्तृत है। तो बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलम्बन के आधार पर दिया गया है। आपको पता है ये ना संयोजी ऊतक को नाम कैसे मिला वो बताया गया है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलम्बन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वशी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है। इसका मीनिंग ये है कि रक्त के अलावा जितने भी संयोजी ऊतक है सब में प्रोटीन के तंतु होते हैं, बट रक्त एक ऐसा ऊतक है, एक ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें प्रोटीन के तंतु नहीं होते हैं। ओके, और उन प्रोटीन के तंतु को क्या कहते हैं? कोलेजन या इलास्टिन। तो रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है। इसका मतलब यहाँ ये हो रहा है, कोलेजन और जो इलास्टिन तंतु होते हैं वो ऊतक को मदद करते हैं, शक्ति देते हैं, प्रत्यास्थता लाते हैं, उसमें प्रत्यास्थता एवं लचीलापन। अपन किसी चीज़ को खींच लेते हैं ना, तो उसमें लचीलापन होता है, उसमें प्रत्यास्थता होती है जिस कारण वो खींच पा रही है इधर से उधर। इसका एग्जाम्पल रबर है ना, यहाँ रबर नहीं आएगा, बट रबर में भी प्रत्यास्थता होती है, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। ओके, तो ऊतक को प्रत्यास्थता प्रदान करने का कार्य कोलेजन या इलास्टिन करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करते हैं जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधारत्रिका का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड ही होते हैं जो आधारत्रिका का कार्य करता है। ओके, संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में व्यक्त किया गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक एवं विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक, लचीले संयोजी ऊतक को शिथिल संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं ना। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े होते हैं। सबसे पहली बात, जो आधारीय पदार्थ है वो अर्ध तरल होगा, सेमी फ्लूइड। ठीक है, अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता यानी कि एकदम ढीले ढीले जुड़ा हुआ होगा। उदाहरण, त्वचा गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। त्वचा गर्तिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे। यह प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। कोई भी उपकला होगी उसके लिए आधारी ढांचे का कार्य कौन करेगा? शिथिल संयोजी ऊतक। ओके, इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ है। ठीक है, वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है। जो वसा ऊतक है वो दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक का है। जो दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक मतलब कि शिथिल संयोजी के अंदर आने वाला है वसा ऊतक। ओके, वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। त्वचा के नीचे वसा ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं, एक मिनट, यहाँ से सघन संयोजी ऊतक आ गया, अपन इसका पहले देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा, देखो ढीला संयोजी ऊतक का डायग्राम। इसमें पहला है एरियोलर ऊतक, यानी कि त्वचा के नीचे पाया जाने वाला त्वचा गर्तिका ऊतक है ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये इसकी वृहद भक्षकाणु यानी कि बड़ी भक्षकाणु कोशिका, ये इसके तंतु यहाँ से जा रहे हैं, ये तंतु, ये कोरक, ये कोलेजन रेशे और ये इसकी मास्ट कोशिका है। इस कोशिका में क्या क्या पाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है और नीट में इस डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है ये वसा ऊतक। वसा ऊतक वसा
उत्तक का ये डायग्राम है। इसमें देखो केंद्रक, ये यहाँ केंद्रक है, ये वसा संग्रह क्षेत्र है और ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन सघन संयोजी उत्तक पे। सघन संयोजी उत्तकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। सघन संयोजी उत्तक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। अब नाम ही सघन है तो दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है, अपन कुछ समझ लेते हैं ना। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतुकोरक सघन संयोजी उत्तक को नियमित संयोजी उत्तक तथा अनियमित संयोजी उत्तक में विभाजित किया गया है। सघन नियमित उत्तक में तंतुकोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। सघन नियमित उत्तक में तंतुकोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराय जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, इसका मतलब है कंडराय। कंडराय का वर्ग क्या होता है? जो हमारी पेशियाँ होती है, मुख्यतः कंकाल पेशी को अस्थि यानी बोन से जोड़ना, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कंडराय करते हैं। स्नायु जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, स्नायु को इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, और कंडराय को इंग्लिश में बोलते हैं टिंडेन। हाँ, जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। ओके, इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराव की प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराव को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। इसके डायग्राम देख लेते हैं। घना संयोजी उत्तक, ये दो डायग्राम हैं, घना नियमित और घना अनियमित। घना नियमित ये रहा, समांतर पाए जा रहे हैं दोनों चीज़ें, और ये देखो पूरे नियमित प्रकार से है, और इसमें कोई समांतर नहीं, ये पूरा बिखरा हुआ है इधर से उधर, तो ये अनियमित प्रकार का है। ठीक है। सघन नियमित संयोजी उत्तक लचीले स्नायु में पाया जाता है। सघन अनियमित उत्तक में तंतु तथा तंतुकोरक होते हैं। सघन अनियमित उत्तक में तंतु तथा तंतुकोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है, जिनका अभिविन्यास अलग अलग होता है। यह उत्तक त्वचा में पाया जाता है। ओके, उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक है। विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक में क्या क्या आ रहा है? उपास्थि, अस्थि एवं रक्त। उपास्थि, उपास्थि का अंतराकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, आनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। ठोस, ठोस का मतलब अपन जानते हैं, विशिष्ट यानी कि इसका ही है विशिष्ट, आनम्य तथा संपीड़न रोधी होता है। इस उत्तक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। इस लाइन का मतलब देखो, कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थि, यानी कि जो भ्रूण में उपास्थि होती है वो वयस्क अवस्था में आकर अस्थि में प्रतिस्थापित हो जाएगी। भ्रूण में उपास्थि थी, बड़े होते होते अस्थि बन गई। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, अब कुछ पॉइंट जैसे कि भ्रूण के समय जो उपास्थि थी वो तो वयस्क अवस्था में अस्थि बन गई, फिर भी वयस्क अवस्था में कुछ उपास्थि भी रह जाती है। कहाँ कहाँ? नाक की नोक, बाह्य कान संधियाँ, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य, पैर तथा हाथ में पाई जाती हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अस्थि। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। खनिज पाया जाएगा, खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका आनम्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। यहाँ पर एक और वर्ड आया है, कैल्शियम लवण। सबको पता है बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कैल्शियम लवण भी होगा कोलेजन तंतु के साथ साथ, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य उत्तक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा बनाता है। सबको पता है बोन्स के ऊपर ही है, पैरों की अपनी जो बोन है उसी की वजह से अपन खड़े रह पाते हैं, पूरा भार संभालती है वो बोन अपनी, तो अपन को संरचनात्मक ढांचा प्रदान कर रही है वो, है ना। तथा उत्तकों को सहारा एवं सुरक्षा देती है। ये भी सही है, सहारा मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। अस्थि की कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। देखो वही एग्जाम्पल आ गया, पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। जो अस्थि होगी वो पेशी से जुड़ेगी, तभी तो कोई ना कोई वर्क में उसका होगा। अस्थि कंकाल पेशी, अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पेशी कंकाल पेशी होती है, तो और मेनली अस्थि कंकाल पेशी से ही जुड़ेगी ना।
तो अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, अपन को सबको पता है। जो आरबीसीज है ना, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अब आया है रक्त। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसके जीव द्रव्य में लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, और इसके बारे में अपन दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इनकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक के डायग्राम, सारे के सारे विशिष्ट संयोजी ऊतक के डायग्राम हैं। सबसे पहले ये दे रखा उपास्थि, जिसमें ये कोलेजन रेशे हैं और ये उपास्थि कोशिकाएं। देखो, ये उपास्थि कोशिकाएं किसी एक डिब्बे में बंद है, और ये अपन ने पढ़ा है कि उपास्थि कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो देखो, उपास्थि कोशिकाएं स्वयं द्वारा स्त्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। तो ये छोटी छोटी गुहिका है जहाँ पर उपास्थि कोशिकाएं बंद हो गई है। और ये है अस्थि कोशिकाएं, ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका, ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। ओके, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ।